Hello, good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning, sir. Good morning. चलिए शुरू करें। जी सर। सर चलिए शुरू कर लेते हैं। जो लोग बाद में आएंगे तो वो देख लेंगे। और दूसरा जो है, ये जो लेक्चर आज ले रहे हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ना होके एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप का रहेगा। ठीक है। तो आमतौर पर ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो यूनिट है, कम से कम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ हम एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन सा रहेगा। फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट समझना है तो आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ उनके लिए जरूर ये रिवीजन वाला काम करेगा। ठीक है। चलिए आज शुरू कर रहे हैं एबीएम के बी मॉड्यूल का एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें थ्योरी एज वेल एज आपका न्यूमेरिकल या सो कॉल्ड केस स्टडी पूछी जा सकती है। केस स्टडी उन्हीं क्वेश्चंस में पूछी जाती है जिसमें चैप्टर में एटलीस्ट 5-6 ऐसे नोमेनक्लेचर हो, ऐसे नेम हो जिनमें एक्सप्लेनेटरी रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। और इस चैप्टर में भी जब आप इसको आगे करेंगे तो इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल जो है जब होता है तो उसमें कई सारे फैक्टर पूछे जाते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। और अगर आप 4-5 फॉर्मूला याद कर लेते हो तो चैप्टर टफ नहीं है बिल्कुल। ठीक है। और चैप्टर का अगर बेसिक बात करें तो इस चैप्टर में दो वेरिएबल की रिलेशन बताई गई है और उस रिलेशन से स्टडी की गई है। पास्ट डेटा जो अवेलेबल है उनसे स्टडी की गई है और फ्यूचर डेटा का एक प्रेडिक्शन इससे निकाला जाता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे, इस चैप्टर में प्रेडिक्शन नाम दिया जाता है उसको। और बेसिक स्ट्रक्चर में देखें, अगर हम एक वेरिएबल इधर है, एक वेरिएबल इधर है, इनका भी रिलेशन है, किसी भी तरह का रिलेशन। सपोज कीजिए ऐसा कुछ रिलेशन है इनका, तो इस रिलेशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके फ्यूचर की वैल्यू निकालना। सब सपोज कीजिए आपका ये रिलेशन पास्ट डेटा से है और आपसे पूछा जाए कि इस प्रोडक्शन पर कितना वाई होगा, तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को प्रेडिक्शन बोलते हैं। और ये प्रेडिक्शन जो होता है एक रिग्रेशन नाम के एनालिसिस से होता है। बेसिकली ये जो पास्ट डेटा है ये कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो ये डॉटेड लाइन कह लीजिए आप, इसको हम इस एक्सरसाइज को रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कोरिलेशन है ये 2 वेरिएबल का है। तो कोरिलेशन भी 2 वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल भी होता है। मल्टीपल वेरिएबल में क्या 3 एक्सेस हो जाते हैं, 3
पॉइंट हो जाते हैं, 3 पॉइंटों पे डिसाइड होता है। तो आपके जो यूनिट में इसमें सिलेबस में है वो 2 वेरिएबल तक का है, ठीक है। तो आपको इसको क्रक्स समझ में आ जाना चाहिए कि पास डेटा से जो एक लीनियर लाइन ड्रॉ होती है, इसको रिग्रेशन भी बोलते हैं, और उससे फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। अगर ये प्रोडक्शन 5 प्लेसेस पे निकाल रखा है, और ये प्रोडक्शन कैसे है, प्रोडक्शन इस तरह से मान लीजिए कि अगर हमारा इंपोर्ट इस पॉइंट पे है तो एक्सपोर्ट इस पॉइंट पे है। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है 2 वेरिएबल का, ये इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। सेकंड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ है, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट पे निकाल लें। तो ये जो हमारे डेटा है ये हमारे पास डेटा है, और उसने कहा कि अगर हम 237 का इंपोर्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट। तो ये बेसिक इसका क्रक्स है। चलिए चलते हैं सीधे से, और टू लर्न हाउ कोरिलेशन एनालिसिस डिस्क्राइब द डिग्री टू विच 2 वेरिएबल आर लीनियरली रिलेटेड। तो इसमें एक बात पॉइंट और है कि ये जो कोरिलेशन की स्टडी है, ये कोरिलेशन की स्टडी जो लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए काम करती है, ठीक है। और जो भी ये रिलेशन होती है, कोरिलेशन होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और डायरेक्ट भी हो सकती है और इनवर्स भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनवर्स भी हो सकती है। अब ये जो है, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, इन डॉटेड में कोई किसी स्टूडेंट का एग्जाम स्कोर वर्सेस जीपीए स्कोर में कंपैरिजन किया गया। तो देखा जैसे जैसे एग्जाम स्कोर इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे जीपीए स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उस डेटा को जस्टिफाई नहीं कर रहे। इसका रीजन क्या है कि कोई ना कोई वेरिएबिलिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एक और कोई फैक्टर हो सकते हैं, बहुत स्टेट अवे इसका ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी इतने मार्क्स स्कोर है तो उसका जीपीए इतना है, किसी का स्कोर इतना है तो उसका जीपीए इतना, तो उससे एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्योंकि ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट का, और यही अगर हम लोग 1200 स्टूडेंट का निकालते तो ग्राफ कैसा दिखाई था, ग्राफ लगभग ऐसा दिखाया था, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर और आने लग जाते ऐसे। कुछ पॉइंट जैसे 10 वाले के लिए कई सारे पॉइंट आ जाते, 15 वाले के लिए भी कई सारे पॉइंट आ जाते, 12 वाले के लिए भी कई सारे पॉइंट, लेकिन इनका एक रेंज होता। ये जो है रेंज होता है, इसी रेंज को स्कैटर बोलते हैं। इसी रेंज को क्या बोलते हैं, स्कैटर। मतलब वो कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, छितरे हुए, बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। इन डॉटेड को स्कैटर बोलते हैं, और इस पूरी चीज को स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। स्कैटर डायग्राम। तो पहले आप अपने डेटा से स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, और स्कैटर डायग्राम से आप उनमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसको फिट करती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्कैटर है वो थोड़ा डाउनवर्ड चले गए। तो डाउनवर्ड क्या है, देयर आर सिचुएशन व्हेन द डेटा इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशन। तो ये वाली रिलेशन, ये वाली है डायरेक्ट, और ये क्या है, इनवर्स। डायरेक्ट पॉजिटिव बोलो, डायरेक्ट पॉजिटिव, और ये है इनवर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इन रिलेशन या इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वो रिलेशन कुछ इस तरह की है, तो ये कर्वीलीनियर है। ये कौन सी है, कर्वीलीनियर, यानी कर्व है इसमें, तो कर्वीलीनियर रिलेशन। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टडी है ये केवल लीनियर इक्वेशन पे बात करती है, कर्वीलीनियर पे नहीं, ठीक है।
अब कोई भी जब ये स्कैटर डायग्राम बनता है तो वो स्कैटर डायग्राम एक लीनियर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। तो ये व्हाइट रंग का लाइन है, देखो आपको डेटा तो स्कैटर मिले, लेकिन हमने जब स्टार्टिंग किया चैप्टर तो हमने बताया कि ये जो लेक्चर ये स्कैटर डायग्राम है उसको कन्वर्ट करते हैं एक लाइन में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कोरिलेशन। रिग्रेशन लाइन। और ये रिग्रेशन लाइन इन डेटा के कोरिलेशन से बनती है। ये डेटा का जो कोरिलेशन है उससे रिग्रेशन लाइन बनती है, और इसी रिग्रेशन लाइन को अगर हम आगे इंक्रीज कर दें तो हम इस पॉइंट का आंसर निकाल सकते हैं, विच इज दिस। ठीक है, और आगे करते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, वो स्कैटर डायग्राम पे लाइन बना दी, जो ऊपर हमने पढ़ा था ये लिखा। ठीक है, क्लियर है। अब इनकी रिलेशनशिप देखो, दो डायग्राम दिए हुए हैं, बोथ डायग्राम इंडिकेटेड डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एकदम सीधे जा रही, बट द पॉइंट इज आर वेरी क्लोज टू द लाइन, यानी ये जो पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस इस लाइन से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पर काफी दूर है, तो ये होगा मोर स्कैटर। इसको बोलते हैं मोर स्कैटर, ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, आर मोर स्कैटर्ड, बी वाले को बोला मोर स्कैटर्ड। द लाइन ड्रॉ अक्रॉस द डेटा पॉइंट इज यूज टू प्रिडिक्ट, अब ये जो डेटा लाइन बनाई है वो प्रिडिक्ट करने के लिए वन वेरिएबल इफ द अदर इज वन इज नोन। मतलब यहां पर आपको ऐसे यहाँ इंक्रीज कर दिया और आपसे यहाँ 2 पे पूछा, तो आप ऐसे लाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी इसकी दूसरे वाई एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, this means the prediction based on data would be more accurate than those based on comparing the scatter of the point in A and B. We can say that the variable A are more strongly related, तो जितना नियर टू होगा स्ट्रांगली रिलेटेड है, और सो द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप द बेटर विल बी द आवर, और जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो उतने अच्छे हमारे प्रेडिक्शन होंगे। सो हाउ डू वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, तो इसी को हम लोगों ने पढ़ना है, और उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, चलो यहां से शुरू होता है आपका वो सफर जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट पे देता है, और एक लाइन अभी मैं देखता हूँ कहीं छूट तो नहीं गया। ये जो रिलेशन होती है +1 से लेके -1 तक होती है, जो रिलेशन होती है वो +1 से -1 तक होती है, इस फिगर के बाद है। ये देखिए ये लिखा हुआ, ये जो रिलेशन है इसको हम R से डिनोट करते हैं, इसका जो आंसर आता है या तो -1 आएगा या +1 या उसके बीच में कहीं आएगा, मतलब इसकी रेंज है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, अगर R = 0 है तो क्या रिलेशन है? नो। और R = 1 है तो पॉजिटिव डायरेक्ट, पॉजिटिव डायरेक्ट, और -1 है तो डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट तो है लेकिन इनवर्स है। तो ये जो आंसर आता है आपका ऑटोमेटिकली इस तरह से आता है जैसे उनमें रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और जो +1 और -1 के नियर होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी उनके जो ग्राफ है उनके स्कैटर पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन जो -1 और +1 के थोड़ा बीच बीच में जाने लग जाते हैं तो उसमें स्कैटर इस तरह से होती है, और 0 वाले में स्कैटर कोई पॉइंट नहीं छूटा, मतलब पता ही लग पाता कि लाइन क्या बनाया हमसे। तो ये इसका क्रक्स है, और यहाँ बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आर निकालने का और एक पार्ट होता है रिग्रेशन लाइन निकालने का। एक पार्ट होता है आर निकालने का, एक पार्ट होता है रिग्रेशन लाइन निकालने का। तो आर का जो फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला 2 पार्ट में है। सबसे पहले है कोवेरियंस ऑफ
एक्स और वाई, इनका कोवेरियंस है। और दूसरा जो पार्ट है वो सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब अगर आप ध्यान करें, जो पिछला लेक्चर था हमारा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो पिछला लेक्चर था, उसमें हमने इस चीज की बात करी थी, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? एक वैल्यू यहाँ दी थी, उसका हमने मीन निकाला, और जितनी भी यहाँ वैल्यू थी सबको मीन से माइनस किया, और जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर किया और उसका सम किया और डिवाइड बाय। कोई मुझे आंसर देगा यहाँ पे कैपिटल एन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल एन क्यों नहीं लिखा हुआ? पॉपुलेशन का है। हाँ, यानी इसमें जो भी डेटा है उसमें सैंपल नहीं उठा रहे हम, जो दिया हुआ उसी पे काम कर रहे हैं। क्या दिया हुआ हमको ये दिया हुआ है टेबल, इसमें हम किसी को पिक एंड चूज नहीं कर रहे, जो डेटा अवेलेबल था उसी से हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डेटा था, 7 से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला पार्ट तो ये हुआ कि हमारा जो सिग्मा निकलता है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो इस तरह निकलता है, एक बार किसका है एक्स का और एक बार किसका वाई का, एक ना निकल के दो निकल रहे हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की। ऊपर वाला जो पार्ट है उसका फॉर्मूला है 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब ये एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है? जो हमारा ये पहला वाला कॉलम बनता है ना, फर्स्ट वाला स्क्वायर से पहले वाला, ये उनकी मल्टीप्लाई का सम है, उनके मल्टीप्लाई का सम है। जरा नीचे देखिए आप, ये यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया हुआ उन्होंने, और ये जो क्वेश्चन किया हुआ, एक्सपोर्ट जो एक्स है उसका स्क्वायर किया हुआ है, वाई जो है उसका स्क्वायर किया हुआ है, और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई किया हुआ है, नीचे इनके समेशन है। अब जो फॉर्मूला काम करता है, फॉर्मूला देखिए कैसे काम कर रहा है। फॉर्मूले में सबसे ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है 28469। तो 28469 क्या है? सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 7 क्या है एन, माइनस 64.58 क्या है 64.58, ये है, इधर से उठाया है। कैसे उठाया? ये जो सिग्मा है इसको एन से डिवाइड किया हुआ है, एक्स बार बोला जिसका नाम, तो हम इसको लिखेंगे एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन, अपॉन में क्या किया हुआ है, ब्रैकेट में है 31940, तो 31940 आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये वाला है अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर का ब्रैकेट और उसका अंडर रूट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर और ब्रैकेट। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं स्टडी करेंगे, ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करेगा। वैसे एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूँ, एक्सप्लेन ये कर सकता हूँ कि मैं ऊपर वाले को भी n से डिवाइड करूँ और नीचे वाले को भी n से डिवाइड करूँ, तो फॉर्मूला वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? r इज इक्वल टू, जब मैं इस वाले फैक्टर को n से डिवाइड करूंगा तो n कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई आएगा। ठीक है, माइनस, सॉरी n स्क्वायर से है, n स्क्वायर से डिवाइड करा मैंने, तो यहाँ पर एक n कैंसिल हो जाएगा तो एक n आएगा, माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक एन यहाँ ले लिया, एक एन मैंने यहाँ ले लिया। तो आपको पता है कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन तो ठीक है, लेकिन इसको हम एक्स बार इंटू वाई बार बोल सकते हैं। तो अगर आप मैच करेंगे देखिए वही चीज आती है। ठीक है,
नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये 28469 है सिग्मा एक्स वाई, ये मैंने ये गलत लिख दिया था। हाँ, वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई होगा। हाँ, एक्स वाई आएगा, सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, आप लोगों को तो ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। इस चैप्टर की खासियत ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका सारी प्रॉब्लम रिवर्स चलती है। रिवर्स चलती मीन्स कि जो फॉर्मूले में फैक्टर लिखे हुए हैं उसी की टेबल बननी है। जैसे यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। इसमें सिग्मा वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर टेबल में चाहिए, आप क्रिएट करेंगे ये। ठीक है, आपको सिग्मा एक्स वाई चाहिए तो क्रिएट करेंगे, आपको एक्स बार वाई बार चाहिए तो इनसे आप क्रिएट करेंगे। मीन्स कि फॉर्मूला अगर लर्न है आपको तो प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन तो कुछ करा नहीं पाऊंगा आपको, बस केवल ये बताता हूँ कि आर की जो वैल्यू आती है वो आपका एक्सप्लेनेटरी काम करती है। इससे जो भी आर की वैल्यू आई वो एक्सप्लेनेटरी काम करती है। और एक चीज और है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है, इसमें नीचे वाला पार्ट चलो रिवाइज कर लेते हैं। क्या है नीचे वाला पार्ट बोलिए? सिग्मा वाई स्क्वायर, ये जगह का, एक मिनट रुको, जगह का मैंने थोड़ा सा, मैं यहाँ लेता हूँ सिग्मा अपॉन एन माइनस एक ब्रैकेट, सिग्मा अपॉन एन माइनस दूसरा ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट किस में कवर्ड है? अंडर रूट में। अंडर रूट। तो इतना तो पक्का है। अब एक बार एक्स स्क्वायर यूज हुआ, एक बार वाई स्क्वायर, फॉर्मूले में देख लीजिए, एक बार एक्स स्क्वायर यूज हुआ, एक बार वाई स्क्वायर यूज हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर यूज हुआ उसी का बार यूज हुआ है। मीन। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्या है? वाई स्क्वायर, और इसी का वाई बार यूज हुआ। तो अगर आप इस फॉर्मूले को इस ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं जो कि दो पार्ट में है, ये दिख रहा है दो पार्ट में, इसमें पहला वाला पार्ट है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, दूसरा पार्ट है दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा इस तरह से काम करता है। सर वो जहाँ फॉर्मूला लिखा आपने उधर आइए सर। ऊपर वाला जो पार्ट है, आप लोग ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर आपका आया, आंसर जो आपका आया है वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं आ रही अगर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कोई मिस्टेक हो रही है। अगर ये वैल्यू ऐसे नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपकी कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि -1 से +1 की रेंज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ये -1 से +1 की रेंज है और आपका आंसर आ रहा है 0.83। 83। इसको मैं, हाँ मैं कहीं नहीं, वो मैं कहीं ग्राफ बनाने की जगह ढूंढ रहा था, ये ले लेते हैं चलो। तो अगर आपका, सर आपका पिक्चर गायब हो गया सर। हाँ वो थोड़ा हिल गया, अभी मैं कर रहा हूँ। और ये वो तार गिर गया ना, मैं भी करता हूँ। इसमें से ये वाला +1 है, ये वाला -1 है। ठीक है, अब मैं इसमें 3 लाइन खींचता हूँ, 3 लाइन खींचता हूँ। वन, टू, थ्री। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ये 0.83 इनमें से कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है? थ्री वाला। और कोई बताइए। थ्री वाला ही है सर। ठीक है, 3 वाला ही करता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 0.83 इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स +1। ठीक है, और
ये वाला कौन सा जो 4 नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर लाइन 0 0 0 सर. ठीक है. नो तो रिलेशन. 0 से ऊपर जाएंगे तो +1 प्लस और इससे जाएंगे तो -1. माइनस कई बार क्या होता है कि आप जब एग्जाम में देते हैं, पढ़ा सब कुछ होता है, कहते हैं पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ दिया था. तो ये जो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ दिया था वो यही होता है, आपसे एनालाइज कराने लग जाता है. और एनालाइज तब होगा जब केवल आप फॉर्मूला सॉल्यूशन के अलावा कुछ थ्योरी को अच्छा करके जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका. ठीक है. और आपके एग्जाम में कोई सरप्राइज नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए. जैसे क्या है, ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम. अब इसमें ये वाला पार्ट तो होगा नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, लेकिन कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट. अब कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट करेंगे तो इसमें ध्यान रखना कि उसके 2 पार्ट हैं. कौन कौन से पार्ट हैं ऊपर फिर बता रहा हूं मैं आपको. 2 पार्ट हैं इस फॉर्मूले के. एक है कोवेरेंस, इसको बोलते हैं कोवेरेंस. और आप इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल भी परेशान मत होना. आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार. ठीक है. ये फॉर्मूले में, अच्छा ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे जरा बताना. इसमें x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार भी निकालना रहता है, उसमें सारा आ जाता है. निकालना रहेगा और बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा. आप यहां देखिए, इसमें जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका x बार कितना आया है? 64.57. 64.57 आया. अगर आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी आइटम, सब आइटमों को माइनस करना पड़ेगा. किससे? मतलब सब में से कितना माइनस करना पड़ेगा और फिर उसका समेशन निकालना पड़ेगा. और ऐसे ही इस वाले नेक्स्ट वाले में सब में से 61 माइनस करना पड़ेगा तब निकालना. तो वो टेक्निक क्या हो जाएगी, कैलकुलेटिव पार्ट में लंबी हो जाएगी. तो ये स्टैटिस्टिशियन ने एक नया मेथड निकाला और हम लोग इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्या दोनों के आंसर एक आएंगे. आंसर एक आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे वो छोड़ दिए. आएंगे एक ही, नियरेस्ट बिल्कुल आएंगे. तो उन्होंने उसको डिवाइस करके ये फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ. तो जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये वाला, इसको आपको याद रख लेना है. मैंने आपको लास्ट क्लासों में लिखवाया भी है. चलो, अब अगर इस क्वेश्चन में एक तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ लिया और उसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, एक बार बहुत खूबसूरती से यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं. सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन अंडर रूट 2 पार्ट में सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर. ये है फॉर्मूला. ठीक है. तो वो ऊपर वाले पार्ट को अलग पूछ सकता है, नीचे वाले पार्ट को अलग. ठीक है. अब आ गया रिग्रेशन. तो रिग्रेशन में हमने बोला टू फीड द डेटा द लाइन शुड पास क्लोज टू ऑल पॉइंट्स. अब क्लोज टू ऑल पॉइंट्स कैसे हो सकती है? सपोज कीजिए ये आपके स्कैटर डायग्राम है, ये आपके स्कैटर डायग्राम. ठीक है. तो मैंने इसकी एक लाइन ड्रॉ करी जिसको सो कॉल्ड हम क्या बोल रहे हैं, रिग्रेशन लाइन बोल रहे हैं. तो मैंने ये बना दी, एक ये बना दी और एक जो है ये बना दी. ठीक है. 1 2 3. तो आपको इन तीनों लाइनों में से कौन सी ऑल पॉइंट से क्लोज दिख रही है? से 2. तो मीन्स अच्छा, आपको ये वहां करनी नहीं है. जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ये काम कर देता है. आप दोनों डेटा डालो और उसमें रिग्रेशन का फंक्शन यूज करोगे तो बगल में ग्राफ बना के दे देगा और उस लाइन में उस इक्वेशन का इक्वेशन भी दे देगा. और इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसे है, जैसे मैंने पहले बताया था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि ये दिया हुआ है. ठीक है. और से कहाँ पे कर रही है? एग्जाम में है? एग्जाम में क्या चीज? नहीं, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर में डालने के लिए, एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा. नहीं, एग्जाम में नहीं, नहीं वैसे जो स्टडी करते हैं लोग.
हाँ हाँ हाँ, जो लोग स्टडी करते हैं उनके पास एक्सेल में डालते हैं, एक्सेल वो में, निकाल एक्सेल में देते तो हैं। रखते हैं। ठीक है। और जब एक्सेल नहीं था तो उसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते होंगे वो बिल्कुल जो जो ड्राफ्टिंग करते हैं स्केल से बिल्कुल रख के कैसा निकालते होंगे, एक प्रिज्यूम करते होंगे कि हाँ ये लाइन विल बी फिट। उस समय तक नहीं होता था। ठीक है। लेकिन जब ये जो अभी मैथमेटिकल प्रोडक्शन आ गया, नीचे मॉडल आ गया, तो उससे करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन आएगी, इस लाइन से हमारा जो वैल्यू निकाला था उसी को हम रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। रिग्रेशन का मतलब है यूजिंग द पास्ट डेटा क्रिएट ए लाइन अकॉर्डिंग टू देयर कोरिलेशन एंड विल बी यूज फॉर द प्रिडिक्शन। आगे के लिए यूज किया जाएगा उसको प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन तो ठीक हो गया हमारा। यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे आते हैं कि ये जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है वो इस तरह काम करता है। ये आपका एक्सिस है और ये आपकी लाइन है। तो जो फिक्स पार्ट होता है, जो y को पहले काटता है, उसको बोलते हैं a। और जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी, मान लिया आपको इस पॉइंट पे निकालनी वैल्यू, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, x। और ये जो स्लोप है इसको बोलते हैं b। ठीक है। तो अगर आपको y निकालना है, अगर आपको इस पॉइंट को निकालना है, तो आपको a चाहिए, आपको ये स्लोप चाहिए और आपको x चाहिए। अगर मैं कहूं स्लोप किसी का 2 है, b इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 8 है, 8 पर आपको y निकालना है और a की वैल्यू मान लिया 6 है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 6 प्लस 2 इंटू 8। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। अब ये जो x है आप कोई भी रख लो, अगर x की जगह 21 रख लो सब कुछ की, तो अगर 21 करेंगे तो 6 प्लस 2 इंटू 21। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये a इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, b इज कॉल्ड द स्लोप और x इज द जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी वो होता है। ठीक है। और यही इक्वेशन यहाँ पर भी फिट बैठ सकती है। कैसे फिट बैठेगी, जब आपका जो रिलेशन है वो इनवर्स है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b, यानी b माइनस आएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जहाँ का भी निकालना है, अगर आपको इस पॉइंट का निकालना है तो ये आपके लिए x का काम करेगा। ठीक है। तो जब माइनस है इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए ये इसमें b का फॉर्मूला दे दिया है, b का फॉर्मूला और r का फॉर्मूला कुछ सिमिलर है। b से आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां वो। अब यहाँ पे देखना कैसे, मैं बताता हूँ। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं अपर पार्ट वही है जो r का था। मैं अब इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। r का फॉर्मूला क्या था, फिर रिवाइज करेंगे सब लोग, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार और वाई बार अपॉन 2 अंडर रूट है, एक है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला। ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्या सिमिलरिटी है, b और r अलग अलग चीज हैं, डिफरेंट चीज हैं। b केवल स्लोप डिफाइन करता है, r परफेक्ट रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक है। अपर पार्ट बिल्कुल सेम है, अपर पार्ट बिल्कुल सेम है, नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला ऐसा कैसे बनता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 3 2 तीन वैल्यू एग्जैक्ट 3 कह सकते हैं 3 इसलिए कह देते हैं हम लोग कि आपका एक्स वाई के साथ एन भी है ना, यही इसीलिए कह रहे थे हाँ 3। हाँ 3, लेकिन जो एन है
वो हमारा वेरिएबल की तरह काम नहीं करता है, वो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब कितने बार यूज किए हैं वेरिएबल, ऐसे करते हैं, रिपीटेशन है, ठीक है। वेरिएबल एक्स और वाई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? केवल एक्स है। इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले का अगर मैं इनटू कर लेता हूं और लेट्स से ये दोनों वेरिएबल एक बना लेता हूं मैं, तो मेरा फॉर्मूले का सीन यही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये जो n है वो फर्स्ट वाले के साथ आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और रूट से रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो 2 यूनिट हैं विल बी कन्वर्टेड टू 1 यूनिट, रूट हट जाएगा। तो ये मैंने याद करने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। b का वैल्यू और r के वैल्यू में सिमिलरिटी है, आप दो, और ये वाला जो कोरिलेशन का क्वेश्चन है विदाउट फॉर्मूला लर्न किए नहीं कर पाएंगे आप। तो एक कागज में कहीं लिख के चिपका लो, 2-3 दिन याद करो इन फॉर्मूलेज को, अगर फॉर्मूला नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलो, अब हमारा b निकल गया, तो सबसे पहला काम हमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में b निकाल लिया हमने। x क्या होता है हमें हमेशा? गिवन होता है, x गिवन होता है, आपने b निकाल लिया। अब प्रॉब्लम आई a कहां से आएगा? a का फॉर्मूला ये है, a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स। और ये बनता कैसे, यही बताता हूं आपको। ये बनता है a प्लस बी एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार से, यानी जो सिंपल लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली, उसमें बार यूज किए हुए हैं, ठीक है। कैसे डिवाइस हुआ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन a का वैल्यू जो होता है वो ऐसे निकलता है, y बार माइनस बी एक्स बार। अब आपका a भी निकल गया, तो आपका y निकल सकता है किसी भी गिवन x के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, क्या किया हुआ देखना से, उसने बोला हुआ एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7, यानी जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में क्या गिवन है? x कितना है? 70। आपको क्या चाहिए? a चाहिए और क्या चाहिए? b चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो कैलकुलेट करने में b का फॉर्मूला, अब बार बार रिवाइज करना आपको, क्या है b का फॉर्मूला? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का, सॉरी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार, यही है b का फॉर्मूला। लेकिन अपॉन में क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का, ये निकालना ना। तो इसमें आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये सॉल्व किया हुआ, ये इस फॉर्मूले का कौन सा पार्ट है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला पार्ट है। तो नीचे वाला पार्ट कितना है देखिए, आपका है 393.58, ठीक है, 393.58 है, 393.5 नीचे वाला पार्ट। अब ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट क्योंकि सेम है इसलिए उन्होंने कहां से उठा लिया? उसने पुराने एग्जांपल की बात करी है ना, ये कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपर पार्ट है, यानी इसकी वैल्यू 128.23 है, और ये कहां निकाला था? ऊपर निकाला था, ये देखिए।
ये जो अपर पार्ट है ये दिख रहा है 128.23, 128.23। तो मैंने बताया आर और बी के फॉर्मूले में जो अपर पार्ट है वो कैसा है, सिमिलर। सेम है, सिमिलर है, सेम है, इसीलिए हमने ये यूज किया। तो अब इसका कैलकुलेटिव पार्ट देखोगे तो आप देखिएगा ये आया है, कितना आ गया 0.3258। ठीक है, अब ये जो 0.3258 है इसको किया इस पर यूज, आपको कैलकुलेट करना है ए आपका कैलकुलेट होगा वाई बार से, यानी वाई बार कितना है 61, माइनस बी से, बी अभी थोड़ी देर पहले निकाला हमने 3258 इंटू एक्स बार आपका 64.57 है। तो इससे एक वैल्यू निकल के आई विच इज 39.96, यानी ए इज इक्वल टू निकल के आया 39.96। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इस न्यूमेरिकल जो हमने किया इसमें तीनों वैल्यू हमारे सामने है। कहाँ पे है देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? 70 x given. is 7, for which we have to calculate the value of Y. calculate the value of y which is known as estimated value। ठीक है, तो y का वैल्यू आप ये देखो। अच्छा, ये लाइन जो है इसी को हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। वो कहेगा आपसे कि फाइंड द रिग्रेशन लाइन, तो ये इसकी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, और जब आपने इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिख रही है क्या रखा है x की जगह 70, तो y का वैल्यू आ गया 62.77। 70 पर 62.77 आ गया। ये तो वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर 70 हो तो आपका x का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन था ना हमारा। तो x का वैल्यू हमारा आया कितना है 62.7 है, समथिंग। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा ये जो एस्टिमेशन है ठीक है या नहीं है। देखो इसी वैल्यू से क्लियर सा हो रहा है कि जो वैल्यू 66 पे इतनी है तो 70 पे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब कहीं कहीं पे आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, जैसे 89 पे जा रहे हैं अगर हम, तो हमारी वैल्यू में थोड़ा सा गैप आ रहा है, और 98 पे जा रहे हैं तो ठीक गैप आ जा रहा है, 44 पे है तो कम। तो ये जो स्कैटर डायग्राम होता है ये आपको एस्टिमेटेड वैल्यू लेता है, नॉट एग्जैक्टली। तो एक आप प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई कितना होगा, अब वो कम ज्यादा हो सकता है। अब इसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमने वैल्यू 70 लेके किया। अगर यही क्वेश्चन वो कहता है कि 35 के लिए प्लानिंग करो, तो ये सिंपल बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन वहां मिल सकता है। ठीक है, अगर वो कहता है 35 के लिए प्लानिंग करो, तो हमारी जो y वाली इक्वेशन है उसमें बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 0.3258 इंटू वाली जो जगह है, इंटू में जो वैल्यू ने, अब कभी वो 35 रखवा सकता है आपसे, कभी वो 90 रखवा सकता है, पहले उसने 70 पे निकाला, तो डिफरेंट आंसर आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब इतना तो हम समझ गए कि हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन वो वैल्यू जो आई है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, मीन्स एरर। जो वैल्यू आई है उसमें एरर हो सकती है। तो यहां पे स्टैंडर्ड एरर निकालिए, किस चीज की, एस्टिमेट। जो आप आंसर दे रहे हैं उनमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो उसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर। वहां पर हम ये यूज कर रहे थे, कौन से चैप्टर में,
सैम्पलिंग वाले। एरर का कॉन्सेप्ट वही है, उसका यूज उसी तरह से करेंगे, प्लस माइनस, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में जो ये चेंज आया है, इसमें y माइनस वाई कैप लिखा हुआ है। अब y कैप क्या होता है? y कैप होता है जो एस्टिमेट होती है वैल्यू, उसको कैप लगा देते हैं। ये एस्टिमेटेड वैल्यू को y कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा कि गलतियां निकालो अपनी, तो कैसे निकलेगी गलती? देखो यार, आपका ये गिवन डेटा है x और y। ठीक है, आपने क्या किया कि y माइनस वाई बार किया आपकी बार, तो जो आपका y कैप आया था, y कैप अभी कितना आया था ऊपर हमारा? 62.77, 63 मान लेते हैं उसको। तो ये जो जितने y गिवन थे, सब में से आप माइनस क्या करेंगे? 63। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? y माइनस वाई कैप आएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको डिवाइडेड बाय रूट्स n से करेंगे। तो ऐसा हम जब कर रहे थे तो क्या हमारा आंसर आ रहा था? पहले हमने किया है, बताओ क्या बोल रहे थे उस काम को? वहां पे हम इस तरह कर रहे थे, क्या नाम दे रहे थे इस काम को? एस या डेविएशन, सिग्मा? नहीं, डेविएशन नहीं, वेरायंस, और वेरायंस का अंडर रूट यानी सिग्मा बोल रहे थे हम उसको। ठीक है, और सिग्मा को जब हम रूट एन से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल रहा था ना। सिग्मा को जब हम रूट एन से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल रहा था। ठीक है, तो उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, ये याद करना है। और लेकिन यहाँ n-2 है, कोई मुझे बताएगा यहाँ n-2 क्यों है? वेरिएबल्स 2 है ना? वेरिएबल्स 2 है। हाँ, देयर आर इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में से ईच वेरिएबल में से एक अनबायस्डनेस निकालने के लिए, बायसनेस निकालने के लिए, सॉरी, बायसनेस निकालने के लिए n-1 ना करके n-2 किया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम फील होगी उसकी बात करते हैं हम। ये जो मैंने यहाँ पे -63 लिखा हुआ है, ये y बार है या y कैप है? वाई बार, वाई माइनस वाई कैप, कैप है ये। लेकिन वहां ये बोलता है कि y कैप आप ईच एंड एवरी वैल्यू का निकालेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए y की वैल्यू है 62 दी हुई है, लेकिन आपकी वैल्यू 63 आ गई। यहाँ पे 48 दी हुई है, आपकी 47 आ गई। यहाँ 58 दी हुई है, यहाँ पे 63 आ गई। तो आपकी वैल्यू इस x के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी और एवरी वैल्यू विल बी नोन एज y कैप। y कैप जो है हर वैल्यू का y कैप अलग आएगा और फिर आप माइनस करेंगे तो एक लॉन्ग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले की प्रॉब्लम को हटा देते हैं और जो इन्होंने सजेस्ट किया उसको यूज करते हैं। उसका रीजन बताऊंगा क्यों उसको यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है और ये आपको लर्न करना है। सर ये 63 कहाँ से आया था सर? -63 क्या चीज? जो -63 है ये कहाँ से ये आया? -63 नहीं है, मैंने बोला ईच वैल्यू से आप -63। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था आपको, जो हम वहां करते थे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं ईच एंड एवरी वैल्यू को एवरेज से निकाल माइनस करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हर वैल्यू को आप एस्टिमेटेड वैल्यू से निकालेंगे। और अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमने बोल दिया कि इसे करना ही नहीं है, आप यहां कंसंट्रेट कर लीजिए आप कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है ये क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस
ए, मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज करते हुए बोल बोल के लिख रहा हूं, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस टू एन होल अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमें क्यों यूज करना चाहिए उसका रीजन बताता हूं। क्या आपको ये वैल्यू पहली वाली टेबल से मिली? मिल गया सर। क्या ये वैल्यू पहली टेबल से मिल रही है? जी क्या ये वैल्यू दूसरी टेबल से मिल रही, उसी टेबल से मिल रही है? जी सर। क्या ये वैल्यू आपको पहली टेबलों से, पहले कैलकुलेशन से मिल रही है? सारे के सारे अवेलेबल है। हाँ, यानी ये सारी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड एरर। और ये अगर आपको याद है कि स्टैंडर्ड एरर का ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर बता देता हूं मैं। आपका वाई कैप जो भी आता है वो कौन सा एस्टीमेट है? कौन सा एस्टीमेट है भाई? Point पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टीमेट है। पॉइंट एस्टिमेट। दूसरा एस्टीमेट कौन सा एस्टीमेट होता है? दूसरा वाला इंटरवल एस्टीमेट। और इंटरवल एस्टीमेट में आप स्टैंडर्ड एरर को माइनस और क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारी स्टैंडर्ड एरर कितनी आई है वो निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है इंटरवल एस्टीमेट विद, क्या होता है विद? कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा वो। गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप वहीं रुक जाएंगे। इसमें कुछ पार्ट कॉन्फिडेंस लेवल का प्लस और कुछ पार्ट कॉन्फिडेंस लेवल का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वही एस्टिमेशन वाला है, 1 केस 2 केस एंड 3rd केस। ठीक है, और ऊपर भी दिखा रखा देखो, y माइनस ऐसी y प्लस ऐसी, और ये y कैप में होगा, यानी एस्टिमेट के साथ ट्रीट होता है। जब हम एस्टिमेशन पढ़ रहे थे तो हमने इस y की जगह कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर यूज कर रहे थे? एक्स। कौन सा यूज कर रहे थे? एक्स बार। एक्स बार। आज की क्लास जब खत्म होगी तो मुझे एक चीज बताना, एक पोर्शन वाला क्वेश्चन छूट गया था हमारा एस्टिमेशन और सैंपलिंग वाले में से, वो मैं करा दूंगा, कहीं वही ना आ जाए। ठीक है, याद दिलाना आपका काम है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन जो है उसी पे बात करी है, उसी एग्जाम्पल पे। उसी एग्जाम्पल पे जो यूज है सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई एक्स वाई और सिग्मा वाई, जो फॉर्मूला है हमारा उस पर यूज किया। ए सिग्मा एक्स वाई, सॉरी ए सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर और ए और बी। तो आपका स्टैंडर्ड कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अगर 5 आ गया है तो दोनों तरफ जाइए। अब आप, आपका वाई कैप कितना आया था जो अपने क्वेश्चन किया था ऊपर? 62.77। 62.77। अब आप इसमें प्लस माइनस। -5 और +5 कर दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आ जाएगा? सॉरी, ये वाला रेंज क्या आ जाएगी आपकी? ये आएगी 57.77 और 67.77 आ गई। अब उसने कहा 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर आपके पास एबीएम की बुक है तो मुझे ये बताइए कि 95% पर जेड का वैल्यू क्या आएगा, जरा बताइए तो। $1.96 सर।
1.96 और 1.96 हमारा जेड स्कोर हो गया, तो उसका यूज करेंगे ना हम लोग। तो अगर हम उसका यूज करेंगे तो हमारा 62.77, दूसरे वाले में 57.77, 67.77, तीसरे वाले में ये और चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? वो चेंज होगा y कैप प्लस माइनस 1.96 आया ना इंटू SE। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्लस माइनस होगा, केवल SE माइनस नहीं होगा, SE के साथ कौन सा फैक्टर और आ जाएगा, यानी y कैप प्लस माइनस z इंटू SE। इस तरह ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं ये एक तो 2 वेरिएबल पे कर रहे हैं। बाय द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वी मस्ट रिमेंबर दैट इट मेजर ओनली द लीनियर, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। सो इवन दो द 2 वेरिएबल हैव अ परफेक्ट कर्वीलिनियर रिलेशनशिप, से ऑल पॉइंट इन स्केटर डायग्राम आर ऑन द सर्कल, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से उसकी कोरिलेशन क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि लाइन नहीं बनी। सो कोरिलेशन शुड बी अप्लाइड ओनली द लीनियर रिलेशन। सेकेंडली, द डेटा obtained should be homogeneous. If the sample chosen and is heterogeneous, it may rise to high value of correlation coefficient even when no, तो कहना चाहिए homogeneous data यूज करना चाहिए हमको। ठीक है। Thirdly, a value of R to close one indicate the strong direct relationship या positive, और -1 में strong इनवर्स या नेगेटिव। ठीक है, और इससे जो हमारे आंसर आते हैं तो उसने बोला कि इट डज नॉट इंडिकेट एनी कॉज इफेक्ट, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है ये नहीं बताता, कॉज नहीं बताता। ठीक है, और इस पॉइंट में एक बात और सुनिएगा कि बोलता है अगर डायरेक्ट पॉजिटिव है तो एक चीज के इंक्रीज में दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, और एक चीज के डिक्रीज में दूसरी भी डिक्रीज होती है। लेकिन इनवर्स वाले में एक चीज इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है, एक चीज डिक्रीज होती है दूसरी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो क्वेश्चन इस तरह आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? फॉलोइंग, एक तो बेस्ट फिटिंग लाइन, अगर बेस्ट फिटिंग लाइन पूछ रहा है ना तो जो आपकी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू वाली, वो आंसर आएगा, जिसमें a की वैल्यू निकालेंगे आप, b की निकालेंगे, x आपका गिवन होगा तो फिलहाल आप x रख देंगे। ठीक है। दूसरा पूछता है कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर। अगर स्टैंडर्ड एरर की बात आएगी तो आप स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जरा मेरे साथ बोलेंगे, क्या फॉर्मूला है? बोलो, बोलिए। सिग्मा y स्क्वायर माइनस a इंटू सिग्मा समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन x y। ठीक है, अपॉन n माइनस टी और उसका होल रूट है। ठीक है, तो वो कहता है स्टैंडर्ड निकाल लो। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड वो पूछता है कि व्हेन x इज इक्वल टू इतना, तो आपसे पूछ लेगा। फोर्थ वो पूछेगा विद कॉन्फिडेंस लेवल इतना। तो एक तरह से परफेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये परफेक्ट क्वेश्चन है, इसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए आप, प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड टेस्ट स्कोर व्हेन x इज इक्वल टू इतना, और दूसरा बोलता है डेवलप द इक्वेशन विद बेस्ट फिट। तो
इक्वेशन डेवलप करना, प्रेडिक्ट इक्वेशन डेवलप करना, रिग्रेशन डेवलप करना, सब कुछ का मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालना। ठीक है, इसी में वो आपसे r की वैल्यू भी पूछ लेगा, कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर हम इसी तरह पूरा करते हैं। अब जैसे ये है केस स्टडी दिया हुआ, अब नाम तो केस स्टडी, अब इसमें क्या केस स्टडी है? सिंपल है कि परेड रैलीज कितनी हुई और एक्सीडेंट कितने हुए, एक डेटा मिला हुआ आपको, आपने प्लॉट डिसीजन करना नहीं है क्योंकि वो नहीं है, लेकिन आपको इक्वेशन डेवलप करनी होगी। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 33 पर अगर यहाँ पे 33 बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यानी y की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एरर निकालना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ऐसी सेकंड वाले में भी वही चीज है। सर कोफिशिएंट एंड वेरिएंस निकालने के लिए केवल वही ऊपर वाला एक फार्मूला था ना, जो r का था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, r का फॉर्मूला क्या है, सब लोग साथ साथ बोलेंगे, बोलो। सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार y bar ऑब्लिक under रूट root sigma x स्क्वायर बाई एन square by minus n minus x bar square sigma y square on n minus y bar। बार स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे मैं b का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाला तो सेम पार्ट है, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और सिंपल क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका पहला वाला पार्ट आ गया, बस यही है ना? जी सर। बोलो। चलिए ये कंप्लीट होता है हमारा। अब मैं वो जो एक चीज भूल गया था मैं उस दिन बताना, वो है एस्टिमेशन का एक पार्ट है, और हो सकता है वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, कोई सरप्राइजिंग थिंग नहीं है। इसका कोरिलेशन का केस स्टडी आ जाए ना तो 3-4 मार्क्स अच्छे दे जाएगा आपको, अगर आ गया तो। डिपेंड तो करता है उन पर ना, देंगे या नहीं देंगे। स्कूल टाइम అవుతుందమ్మా తొందరరా। और मम्मी बेचारी पढ़ रही है, बच्चा कह रहा है स्कूल टाइम है। चलो ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, देख लो बच्चे को भी, स्कूल सब्जेक्ट खुल गए ना अब तो? यस सर, सब जगह नहीं खुला है सर, फिर तो सब जगह खुल गया है सर। बड़े कई जगह नहीं भी खुल रहे ना। 9 10th। चलो अब ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पॉइंट एस्टिमेट, दिस इज द पार्ट ऑफ एस्टिमेशन था, मुझे पता नहीं कैसे मिस हो गया मुझसे, स्क्रॉल जल्दी जल्दी हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक। और अगर आपने एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो इसमें वर्ड लिखा है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, सेम उसी काइंड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दो ही ऑप्शन हो, कि मीन्स कोई एल्कोहलिक है, कोई नहीं है, कोई रिलीजियस है, कोई नहीं है, कोई पार्ट डिफेक्टेड है या नहीं है, कोई स्मोकर है या नहीं है, किसी ने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया या नहीं किया। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें प्रोपोर्शन होता है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, तो उसमें कैसे आंसर करते हैं। तो यहाँ पर एक वो बोल रहा है कि इसने 50 कार्टन का सैंपल देखा
और उस पर कुछ स्टडी करी, तो उसको लगा कि प्रपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टन इन द सैंपल इज 0.08। 0.08 का मतलब कितने परसेंट हुआ बता सकते हैं? 8%। 8%। तो डैमेज तो 8 है, नॉन डैमेज कितने हैं? 42, सॉरी 92। 92 ओके हैं, और 8% डैमेज। डैमेज है। तो यहाँ पे दो पार्ट में आ गई चीज। इससे वो आगे आपसे कुछ कैलकुलेट कराता है, ठीक है? तो क्या चीज है? पहली बात तो हमने दूसरा कैसे निकाला, हमने 1 में से माइनस करा, तो इसको बोलते हैं हम लोग x बार, जो कि हमारा 0.08 है, सॉरी p बार, और इसको बोलते हैं q बार, जो होगा 0.92। ठीक है? अब जब इसका यूज करते हैं फॉर्मूले में, ये मुझे लग रहा इसमें नोट्स में टाइप ही नहीं किया था क्या? है, ये है। तो प्रपोर्शन का एस्टीमेट, इंटरवल एस्टीमेट निकालना है। प्रोपोर्शन का क्या निकालना है? इंटरवल एस्टीमेट। ठीक है? तो उसका ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एरर का है। किसका है? वहां पर देखो जो स्टैंडर्ड एरर निकलती थी वो इस तरह से निकलती। यहां पर स्टैंडर्ड एरर म्यू पी बार अंडर रूट पी इंटू क्यू अपॉन एन करके निकली है। अंडर रूट पी इंटू क्यू अपॉन एन करके निकली। और जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में देखना है इसमें, पहली बात तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है उनके लिए यूज होता है। दूसरा, जहां पे दो ऑप्शन होते हैं, देखो वी सेलेक्ट ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ कितने एम्प्लॉय? 75। तो 75 हमारे लिए क्या है? n n है। फाइंड दैट ए प्रोपोर्शन ऑफ इतना ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग देयर ओन रिटायरमेंट। तो 0.4 का मतलब कितने परसेंट हुआ? 4%। हैं 40%। 40% हुआ। ठीक है? और ये 60% हुआ। तो जिन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान चुना वो 40% है, जिन्होंने अपना नहीं चुना, कंपनी का चुना, वो 60%। दो लोग हो गए। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है इसका, कि दोनों की इनटू ये एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन। वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? ये वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे? ये यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन एन। तो ये जो वैल्यू आई है 0.57, इसका यूज हम कैसे करेंगे? यहां देख लो, किसी ने एस्टिमेट किया कि 0.4 यानी कि 40% लोग अपना प्लान चूज कर रहे हैं। तो ये हमारे को एक तरह से x बार की वैल्यू है प्लस, और x बार में प्लस क्या करते थे हम लोग? यही करते थे। फिर दूसरी बार क्या करते थे? यही करते थे। इसमें भी वही किया हुआ। ये देखो, p बार प्लस z इंटू सिग्मा p बार। मैच कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे? क्या बहुत ऊपर से जा रहा है क्या?
2.58 कैसे आया सर? सर ऊपर नहीं जा रहा है। कोशिश कर लो यार, ये क्वेश्चन वहां छोड़ दोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। ये 2.5 कैसे आया? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? जेड को। किसको करता है? जेड को करता है। आर्चिस मैन जी, आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा लग रहा। ये जेड को करता है। अब आप कहेंगे सब जेड को 2.58 कैसे आया? बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ। क्वेश्चन ने बोला हुआ है गिवन है कितने परसेंट? 49.5 99%। 99%। 99% का हाफ क्या होगा? 49.5। 49.5। अच्छा एक चीज बताओ, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वर्ड? आइदर साइड। आइदर साइड लिखा हुआ। आइदर साइड का मतलब क्या होता है? बोथ साइड। अगर ये क्वेश्चन वन साइड वाला आ जाता तो क्या करते हैं? वन टेल बोलते हैं उसको। वो कहता है वन साइड में का क्वेश्चन है और 99% दिया हुआ है। इसको समझ लेना बात को। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आए 99% और बोले वन टेल है या वन साइड है, तो आप वन साइड में पूरा कितना यूज करेंगे? कितना यूज करेंगे वन साइड में? 50। और दूसरी साइड में कितना यूज करेंगे? 49%। 49। तो आप 49 पे देखना होगा आपको। उस कंडीशन में आपको 49 पर देखना होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन वो भी है आपके बुक में एक्सरसाइज में, जिसमें उसने सब कुछ दिया था आपसे, क्या कैलकुलेट करवा लिया था उसने? एन। और आपको मालूम होना चाहिए कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है ना। और इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। यही होता है ना। तो क्या इस क्वेश्चन में एन निकाल सकते हैं हम? बोलो। अगर क्वेश्चन में पहले से जेड स्कोर दिया हुआ है, पहले से मीन दिया हुआ है सैंपल का, पहले से पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो क्या मैथमेटिकल हम जेड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके उसमें है, आपकी जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही है ये। और एन निकालने के लिए हो जाएगा जेड इंटू सिग्मा अपॉन एक्स बाय माइनस म्यू इज इक्वल टू रूट एन। इधर स्क्वायर करोगे तो एन निकल आएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में ये सब ही है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन वाले में, अच्छा एक और ट्विस्ट करता हूं इस क्वेश्चन में। अगर वो ये कहता है कि जिन्होंने कंपनी का प्लान चुना उनका इंटरवल एस्टिमेट निकालिए विद कॉन्फिडेंस लेवल, क्या चेंज आता है इस क्वेश्चन? पी के जगह पे क्यू लेगा। बिल्कुल। नो चेंज सर। नहीं, ये जो ये वाला वर्ड है यहाँ पे आप 0.6 लेते, फिर आप किन के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं? जिन्होंने कंपनी का चुना, तो पहले से कितना आंसर है उसका?
0.6 0.6 है, उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड एरर और आपके जेड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर और जेड का जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट है, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल का कोई रोल नहीं है। आप ये देखिए स्टैंडर्ड एरर में कौन किन का यूज किया हुआ है? P का। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, वो दोनों का। हाँ दोनों। अगर दोनों का यूज किया तो चाहे इधर का लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर वो आपसे एस्टिमेट करवाए, जो अपना प्लान लेते हैं, उस कंडीशन में आपको वो पी की जगह क्यू लेना है। ठीक है, इसका एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं तो शायद थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन है, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट प्रपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हु प्रिफर to provide their own retirement benefit in lieu of the company sponsor plan। तो उसने सबसे पहले बोला कि भैया आपको जो मालूम है, वो क्या मालूम है कि जो अपना प्लान प्रिफर कर रहे हैं, और उसमें कितना दिया हुआ है इसने कि फाइंड दैट द ए proportion of 0.4 of them are interested। तो जो ओन रिटायरमेंट वाले हैं वो 0.4 है। अगर वो कहता दूसरे को निकालो तो वहां पी की जगह क्या यूज करते हैं? क्यू बार प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा, यहाँ पे क्यू बार आ जाता। ठीक है, वो लेकिन वैल्यू वही रहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, उस केसेस में जेड का वैल्यू तो उधर दिया रहेगा ना, जेड स्कोर का वैल्यू। मुझे एक्सपेक्टेड है जेड का दिया रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है वो आपसे जब इक्वेशन बनाए ना, तो ऑप्शन में आपको वो इसी तरह इक्वेशन बना के दे दे, मतलब वहां पे प्लस जेड ही लिख के दे दे और ये वैल्यू आपसे निकलवा दे। और बाकी मैंने 5-6 बोला हुआ है, 5-6 जेड का वैल्यू याद करके जाइए। ठीक है, और जेड का वैल्यू अगर दिया है क्वेश्चन में, इट मींस क्या आपको हेल्प कर रहा हो? एस्टिमेट अगर करने के जेड का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उन्हीं जेड में से आना चाहिए आपका। अब उसने जेड का वैल्यू दिया हुआ है कि 1.25 जेड स्कोर इज इक्वल टू 49.50 दिया हुआ। अब आपका जेड स्कोर आ रहा है 1.63, तो समझ लें मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक भी हमने आज पूरा कवर कर लिया, और फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, इवनिंग में मिलते हैं फिर। इवनिंग में एबीएम का ही होगा ना? इवनिंग का आज का शेड्यूल जो है, एक मिनट में देखता हूँ, नहीं बीएफएम भी है। आज लाइव क्लास में एक हमारे वो सीनियर ऑफिसर हैं डॉक्टर सूल चंद जी, वो भी आज क्लास में आके वेरी नाइस कोचिंग कर रहे हैं। चलो, हाँ, मैं आपको शेड्यूल बता रहा था भाई। शेड्यूल तो मैंने आज शायद ग्रुप में भी बहुत भेज दिया था, कल रात ही भेज दिया था सोने से पहले। एक तो 7 के आसपास क्लास होगा आपका, सेवन PM पर आपका है कैपिटल एडिक्वेसी एंड सुपरवाइजरी रिव्यू, ये आपका मॉड्यूल डी से है। और 9:30 पे HRM का दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ओके सर।
ओके, थैंक यू यूट्यूब वालों सभी को। जो लोग क्लास देख रहे हैं ना, एग्जाम में जरूर याद करेंगे मुझको। क्वेश्चन